अच्छा, जो डिस्कशन है वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में ही करूंगा, जो भी डिस्कशन है। ठीक है सर। सर आपके ये वीक में 4 क्लास है तो चारों के चारों में आप पढ़ाएंगे और अलग से लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, वो चारों में पढ़ेंगे, अलग से डिस्कशन रहेगा। ठीक है सर। सर तो आप एक दिन पहले बोल सकते हैं, मतलब वही दिन के बजाय। हाँ हाँ, एक दिन पहले बताऊंगा मैं। हाँ सर। सर आरिफ सर का लेक्चर नहीं है ये हफ्ते? क्या क्या? राहुल सर का लेक्चर रहेगा, उनका भी नेक्स्ट वीक से रहेगा। फाइंड द करंट इन ईच वायर। ठीक है, तो हमारे पास में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 15। फाइंड द करंट इन ईच वायर। ये प्लस, ये माइनस, ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये माइनस और ये प्लस, ये 14 वोल्ट है, ये प्लस, ये माइनस, ये 30 वोल्ट है। हमें बताना है कि ईच वायर में ये ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसमें 2 लूप दिख रहे हैं अपने को, है ना? तो कोई भी एक बैटरी को चूज करेंगे और उससे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो भी होगा वो अपने आप एडजस्टमेंट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके, और ये समझना है कि जिस बैटरी से जितना करंट दिया है उतना करंट उस बैटरी में वापस आना चाहिए, तभी सर्किट कंप्लीट माना जाता है, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो इसने आई करंट दिया, तो यहाँ से बाइफरकेट होगा, इसमें गया मान लेते हैं I1 और इसमें गया मान लेते हैं I2। तो यानी इस जंक्शन पॉइंट पर जो करंट I आ रहा था वो कहाँ का गया, I1 प्लस I2। ये पहला लॉ के अकॉर्डिंग लिखा हमने, KCL के अकॉर्डिंग, है ना? तो I आया तो I1 और I2 चला गया। अब ये I1 जो है यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, ये है ना, और इधर से I2, इधर से I2 और इधर से I2, और ये दोनों मिला के वापस से I करंट इस बैटरी में आ गया, यानी सर्किट कंप्लीट है। ओके, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते हो, तब तक गलत है। अगर वापस I नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर, यानी KVL की बात करेंगे अब हम लोग यहाँ। तो क्या होगा अब यहाँ, ये एक लूप ये बना लेते हैं, है ना? पहले इसी के बारे में बात करें तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप, यहीं से स्टार्ट कर देते। तो अब वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, BC माइनस BD ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे। तो हम इधर से आ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा -14 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब यहाँ गए, यहाँ बैटरी आई पहले, तो क्या लिखेंगे, -30 प्लस, उसके बाद देखो आप ये इसको क्रॉस कर गए, फिर आया रेजिस्टेंस, फिर वापस रेजिस्टेंस आएगा और फिर से रिपीट करेगा। तो रिपीट नहीं करना है, यहाँ जाके बंद कर देंगे इसको, ठीक है, यानी इक्वल टू 0 कर देंगे। तो कैसे, तो -30, अब करंट की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, है ना, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा 2 × I प्लस, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, तो लिखूंगा 2 × I1 और ये इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 2I + 2I1 इक्वल टू
44 यानी I प्लस I1 इक्वल टू 22, तो इक्वेशन नंबर 1। तो एक लूप तो ये हो गया। दूसरा लूप हम लोग ये वाला बनाएंगे, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब स्टार्ट करूंगा तो मैं ऐसे घूमता हुआ वापस यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है। तब वो सर्किट कंप्लीट माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ वहीं से स्टार्ट करें माइनस, तो -10 वोल्ट। फिर यहाँ देखो आप, इस करंट की डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ मैं, अपोजिट जा रहा हूँ क्योंकि करंट तो लेफ्ट में जा रहा है। यहाँ लिखूंगा -1 × I2। उसी तरह यहाँ आ गया हूँ मैं। अब यहाँ करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा -2I। फिर यहाँ प्लस से माइनस जा रहा हूँ मैं, यहाँ क्या लिखूंगा +30। उसके बाद कुछ नहीं है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया I2 + 2I इक्वल टू, ये हो जाएगा 20, इक्वेशन नंबर 2। और एक इक्वेशन ये थी, इसको 3 मान लेते हैं। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझना है केवीएल और केसीएल कैसे लगाना। हाँ सर। लिख लीजिए इसको। लिख लिया। हाँ सर। अब जैसे एग्जांपल 17 और 18 ये दोनों करिए तो आप लोग।
हो गया? हम्म, हो गया? हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट। बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में नोडल एनालिसिस या रिलेटिव पोटेंशियल। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पूरे सर्किट में किसी एक पॉइंट पर, ध्यान रखिएगा सब जगह नहीं, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो मानते हैं और उसके रिलेटिवली लिखते हैं। सारे पोटेंशियल उसके रिलेटिवली लिखेंगे। जैसे क्वेश्चंस के थ्रू बताता हूं मैं आपको। जैसे ये एग्जाम्पल है, मान लो एग्जाम्पल 13 देखिए आप। इसमें अपने को दिया हुआ है
ये सर्किट है यहाँ, ये प्लस ये माइनस, ये 10 वोल्ट है, ये माइनस प्लस ये 30 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये माइनस ये प्लस ये 40 वोल्ट है, और ये 2 ओम है, ये माइनस से प्लस ये 50 वोल्ट है। अब इसमें लेकिन जीरो इस तरह से मानना है कि कम से कम वेरिएबल मिले, है ना। तो जैसे इसमें दिया ए बी सी डी, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। कैन फाइंड द करंट इन ईच वायर, ईच वायर में करंट बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैंने जीरो मान लिया इसके अक्रॉस, मतलब इस पॉइंट पर जीरो वोल्टेज है। तो यहाँ देख रहे हो कि कोई रेजिस्टेंस नहीं ए और बी के बीच में, तो यहाँ का भी जीरो हो गया। बी और सी के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ भी जीरो हो गया, और सी और डी के बीच में भी जीरो हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है, अब यहाँ जीरो हो गया, तो ए और एच के बीच में देखो आप, ए और एच के बीच में, तो अगर यहाँ जीरो है तो फिर यहाँ हो जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि ये ईएमएफ 10 वोल्ट है, यानी इस एच और ए के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 वोल्ट होना चाहिए। उसी तरह अब आप आ जाओ यहाँ, अब अगर यहाँ जीरो है मान लो बी पर, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि इधर की साइड, हाँ अच्छा इधर की साइड तो 10 वोल्ट हो जाएगा, इधर की साइड तो 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं है। जी और एफ के बीच में, तो यहाँ भी 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एफ और ई के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का भी 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 10 वोल्ट हो गया, तो यहाँ देखो इस पॉइंट पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, यह मैंने मान लिया कि ये आई है, तो यहाँ कितना होगा, लेकिन अगर वहां 10 वोल्ट है तो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -30 वोल्ट। आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि आपको लिखना है 10 -30, ये मिला के कितना होना चाहिए, 40 वोल्ट होना चाहिए। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने। तो आई का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, ठीक। तो आपको 10 वोल्ट मिल गया है, इधर 0 वोल्ट है भाई, ये समझ में आया। -30 वोल्ट कैसे लिखा, हाँ सर समझे। तो अब इसमें 0 वोल्ट जो है, जीरो जो है -30 से ज्यादा है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा। मैंने मान लिया कि इसमें ये I1 करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ, तो 0 -30 इक्वल टू 2 इंटू I1, यानी I1 हमारे पास में आ गया 15 एम्पियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो अब यहाँ कितना लिखने में आएगा, ये हो गया जे, तो जे का पोटेंशियल कितना लिखने में आएगा भाई, कौन बताएगा। तो यहाँ लिखना है 10 -40, यानी यहाँ का पोटेंशियल है -40 वोल्ट, तो यहाँ का तो जीरो ही है। इसका मतलब फिर से इसमें करंट इधर की तरफ देखेंगे तो करंट है I2, कितना हो गया 0 -40 इक्वल टू 2I2, यानी I2 इक्वल टू हो गया 20 एम्पियर। ठीक है, यहाँ का मिल गया। अब यहाँ का 0 है, तो फिर यहाँ का जे के की बात करेंगे, तो के का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 0 था तो ये हो जाएगा -30 वोल्ट। क्यों, क्योंकि 0 -30 वोल्ट करेंगे तब क्या आना चाहिए 30, तो इसका मतलब यहाँ भी देखो, यहाँ -30 इधर 10, इसका मतलब यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये I3 है। बैटरी के अक्रॉस करंट नहीं देख सकते हो आप, रेजिस्टेंस से अक्रॉस ही देखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में, इक्वेशन क्या मिलेगी I3 के लिए, हाँ नहीं -20, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया ना भाई। इधर का देखते हैं, बैटरी के अक्रॉस देखेंगे। ठीक है, तो अब लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट देखेंगे, तो 10
30 इक्वल टू 1 इंटू I3, तो I3 हमारे पास हो गया 40 एम्पियर। अब देखो यहाँ इसमें 40 एम्पियर आ रहा है, इसमें कितना जा रहा है 15 एम्पियर जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है 20 एम्पियर जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि इधर कितना गया, यहाँ गया 35 एम्पियर। जंक्शन रूल यहाँ भी तो देखेंगे, ठीक है ना। और फिर इसका मतलब इधर कितना गया, इधर गया 5 एम्पियर। यही आंसर से देख लो, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपको किरचॉफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर वो स्प्लिटिंग बताइए ना। कहाँ का स्प्लिटिंग देखो ना आप, यहाँ देखो इधर कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो यहाँ पहले से हमने 15 निकाल लिया था ना, इधर हमने 20 निकाल लिया था। इसका मतलब है कि यहाँ से कितना आ रहा है, क्योंकि इधर 15 जा रहा है, इधर 20 जा रहा है, इसका मतलब 35 जा रहा है। अच्छा हाँ हाँ समझा तो सर। फिर इसका मतलब इधर कितना रह गया 5 ही रह गया। सर वो 0 वोल्ट फिर हम लोग चूज कैसे करेंगे, मतलब किधर वही तो लेने कह का? रहा हूँ, वो अब ये आपकी ट्रिक होना चाहिए, इस तरह से चूज करो कि मिनिमम वेरिएबल मिले। अगली बात सुन में, कभी कभी तो क्वेश्चन में दे देगा कि इसका पोटेंशियल 0 है, नहीं दिया तो फिर आप अपने तरीके से 0 करो। सर वो जे वाला फिर से बताइए। जे वाले में देखो ऊपर ई पर कितना 10 वोल्ट है, तो जे पर हाँ कितना सर। होना चाहिए -40 होना चाहिए, क्योंकि 50 आना चाहिए ना डिफरेंस। हाँ सर। हो गया। हम्म, हाँ सर।
तो इसे एक और एग्जांपल है। ये हमारे पास में ऐसा सर्किट है। अब इसमें भी अपने को करंट बताना है। मान लो जैसे कि मुझे इसमें करंट बताना है, मान लो कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, मैंने मान लिया कि आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। ये अपने को फाइंड करना है। डायरेक्शन में उसे बता दिया, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर आई नॉट के डायरेक्शन में आ गया और वो पॉजिटिव आ रहा है मान लो, तो अब तो आई नॉट उधर ही है, नेगेटिव आ रहा है इसका, उसका अपोजिट है, सिंपल। अब इसका अपने को चाहिए तो या तो किरचॉफ से सॉल्व करें, है ना, या इस कॉन्सेप्ट से करें। तो इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो देखो कैसे, जब आप लोग ट्राई करोगे इसको, किरचॉफ से भी कर सकते हो और ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे भी कर सकते हो। ट्राई तो करिए।
तो माइनस की वैल्यू 2 आती है। हो गया? आई नॉट की वैल्यू 2 आती है। हाँ बताओ। आई नॉट की वैल्यू 2 आती है। पता नहीं, आंसर तो नहीं मालूम मुझे। हाँ सर 2 याद। 2 है ना, ठीक है तो 2 ही होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 0 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का नहीं मालूम तो इसको x वोल्ट मान लेंगे हम लोग। ये अगर x वोल्ट हो गया तो यहाँ का मुझे मिल जाएगा, क्योंकि x माइनस होना चाहिए, x माइनस 6 वोल्ट होना चाहिए, ताकि डिफरेंस 6 आना चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, इसमें इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, और इधर से करंट आ रहा है। इस जंक्शन पॉइंट पर नेट करंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है। तो I1 को क्या लिखोगे आप, I1 किसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे आप, 0 और इसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे। हरी बस में किसके, 0 और इसके करस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास में I1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और I2 आप लिखोगे 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6, और I3 आप लिखोगे 20 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। और तीनों का सम KCL के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इससे x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास, एक ही अननोन फंसा हुआ है बस। तो कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x बाई 6 प्लस 20 माइनस x बाई 2 इक्वल टू 0। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस 2 x माइनस 6 माइनस x प्लस 3 इंटू 20 माइनस x इक्वल टू 0। तो माइनस 2x प्लस 12 माइनस x प्लस 60 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कितना आ गया, 6x इक्वल टू 72, यानी 6x इक्वल टू 72। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 12। x की वैल्यू 12 आने का मतलब हुआ करंट कितना हो गया उसमें, देखो यानी कौन सा करंट आएगा, वो I1 के करस्पॉन्डिंग देख लेंगे। तो I1 के करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, तो I1 क्या मिलेगा आपको यहाँ, तो माइनस 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो I1 कितना आ गया, माइनस 2। इस क्योंकि लेकिन अपने को I0 चाहिए था, तो क्या हो गया I0, तो देयरफॉर I0 आ गया प्लस 2 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से कर लेंगे हम लोग। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन of resistances, तो ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये तीनों के तीनों सीरीज में ही है। तो ये हमारे पास में ये R1 है, ये R2 है, ये R3। हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी मान लेते हैं कि वो R है, सेम करंट होना चाहिए, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही करंट इसमें फ्लो करना चाहिए, सेम EMF की बैटरी यहाँ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये लूप आप बनाओ यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस E प्लस IR इक्वल टू 0।
तो E इक्वल टू हो गया IR, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह यहाँ भी आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हर एक से आई करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है और सेम करंट वापस बैटरी के अंदर आना चाहिए। तो ये लूप बना लेते हैं, तो जाएगा -E प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल टू 0। तो E इक्वल टू आ गया I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। कंपेयरिंग, ये इक्वेशन नंबर 2 है मान लो, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो आप देख रहे हो कि R इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें 2 रेजिस्टेंस ही ले रहा हूं मैं। ये R1 है, ये R2 है। ये प्लस या माइनस, ये E मान लिया। इसका इक्विवेलेंट देखना है, तो मान लो इस बैटरी ने I करंट दिया, तो ये करंट यहाँ बाइफरकेट होगा। तो इसमें मान लिया I1 है और इसमें मान लिया I2 है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ बनेगा, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो गया। सेम करंट जाना चाहिए, सेम EMF की बैटरी हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो कि -E प्लस IR इक्वल टू 0 और I इक्वल टू यहाँ हो जाएगा E/R, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखो एक लूप ये बनेगा, है ना, और एक लूप ये बनेगा। और एक लूप तो हमने ये बना लिया, दूसरा जो लूप है वो ये वाला बना लेंगे। क्लियर? तो पहले इस लूप की बात करते हैं। तो क्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो -E प्लस I2R2। अच्छा, ये इक्वेशन तो अपने को मालूम है कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ I1 प्लस I2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। तो I2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ, E/R2। उसी तरह उस लूप की मैं बात कर रहा हूँ, ये लूप यहाँ से ये बनेगा, तो जाएगा -E प्लस I1R1 इक्वल टू 0, यानी I1 इक्वल टू हो जाएगा E/R1। I1 और I2 दोनों को इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो आप देख रहे हो कि I इक्वल टू मिलेगा E/R1
प्लस E बाई R2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो आप देख रहे हो कि 1 बाई आर इक्वल टू मिलेगा अपने को 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा। लिख लिया? हाँ सर। कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे क्वेश्चन 20 है, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में बीट स्टोन भेजा। पहले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल 20 मान लो, तो ये पूछ रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास में 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, तीनों किसमें? सीरीज में। इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? देखो आप, इसका इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम। सब ऐड हो जाएंगे और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी मिल जाएगा अपने को। सेम वोल्ट की बैटरी से हम लोग करंट कर रहे हैं, है ना। सेम वोल्टेज की बैटरी से करंट करें तो इसमें आई करंट है, इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आ गया देखो, 6I इक्वल टू 30, यानी I इक्वल टू कितना मिलेगा? 5 एम्पियर। ये इसका आंसर है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल 21 भी करवाता हूँ। इसमें बल्ब दिए हुए, तो यहाँ रेटिंग दिया हुआ है इसमें, है ना। ये B1 बल्ब है, ये B2 बल्ब है, ये B3 बल्ब है। इन द फिगर शोन B1, B2, B3 आर 3 बल्ब्स रेटेड एज 200 वोल्ट 50 वोल्ट। तो देखो मतलब 200 वोल्ट 50 वोट
200 वोल्ट, 100 वोल्ट और 200 वोल्ट, 25 वोल्ट. Find the current through each bulb and which bulb will give more light. तो वो तो 25 वोल्ट वाला देगा. क्यों देगा बताता हूँ मैं आपको, और आपको ये ट्रिक याद ही रखिएगा. ठीक है, तो अभी तो इसमें करंट बताना है, तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड करें. तो इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3. हमने पावर का फॉर्मूला देखा था V²/R, V²/R इक्वल टू P था. तो अगर मैं पावर P1 की बात करूं, ये हो जाएगा V1²/R1, यानी R1 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि V1 कितना 200 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P कितना है 50. यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ये लिख लो पहले. तो यहाँ आप ये चीज देखोगे, क्योंकि सब पर वोल्टेज सेम है, रेटिंग में देखें सब पे वोल्टेज सेम है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये आ गया. दूसरा है R2 इक्वल टू 200 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100 ओम, ये भी ओम में है. और तीसरा है R3 इक्वल टू 200 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 ओम. तो आप देखो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, R2 की, यानी इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, सबसे कम पावर, इसका मतलब R3 ग्रेटर देन R1 और R1 ग्रेटर देन R2. ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ दिए हुए हैं हमारे पास में, आप कैलकुलेट भी करोगे तब भी वही मिल जाएगा, है ना. अब यहाँ क्या है, तीनों के अक्रॉस तीनों रेजिस्टेंसेस हो गए एक तरह से, तो तीनों के अक्रॉस करंट तो सेम ही है, तो तीनों के अक्रॉस करंट सेम है, तो एक है ना, तो करंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. करंट क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो लूप बना लो यहाँ. तो -200 प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल टू 0, यानी I इक्वल टू हमारे पास आ गया 200 डिवाइड बाई R1 R2 R3. तो R1 R2 R3 की वैल्यू आप पुट करिएगा तो आपको करंट मिल जाएगा 1/14 एम्पियर. अब इसने कहा कि कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, उसका भी बताता हूं मैं आपको, ये लिख लो पहले. हाँ सर हो गया. सर बोलिए. इसमें जब हम बल्ब की जो रेटिंग लिखते हैं 200 वोल्ट और 50 वोल्ट, इसमें 200 वोल्ट मतलब उसके अक्रॉस 200 वोल्ट मेंटेन रहना चाहिए ना उसकी वर्किंग के लिए. नहीं, मतलब ये है कि उसके अक्रॉस अगर आप 200 वोल्ट अप्लाई करोगे तो 50 वोल्ट की पावर देगा,
ये मतलब हुआ। और अगर उससे कम अप्लाई करोगे तो कम देगा, फिर वो 50 वॉट नहीं देगा। आगे बात सुन रहे हैं? अभी यहाँ देखोगे हमने यहाँ 200 वोल्ट तीनों के अक्रॉस लगाया तो बढ़ गया ना, V1 V2 V3 हो गया, तो सबके अक्रॉस देखा जाए तो पावर तो कम मिलेगी। भले जैसे 25 वोल्ट के अक्रॉस ये जो V3 है उसके अक्रॉस 25 वोल्ट थोड़ी मिलेगा, इससे कम मिलेगा, लेकिन ये है कि बाकी दो के कंपेरिजन में ज्यादा मिलेगा। आई बात सुन रहे हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ, अब देखो कैसे मिलेगा, समझाता हूँ मैं आपको। भाई तीनों में रेजिस्टेंस, तीनों में करंट सेम है, तीनों में करंट सेम है, तो तीनों की पावर लिख लेते हैं। तो अभी इस केस में तीनों की पावर क्या हो जाएगी? P1 डैश क्या लिखोगे आप? I स्क्वायर इंटू R1। P2 डैश क्या लिखोगे? I स्क्वायर इंटू R2। सब पे करंट तो सेम ही है। P3 डैश इक्वल टू क्या लिखोगे? I स्क्वायर R3। अब सबसे ज्यादा करंट किस रेजिस्टेंस किसका है? P3, यानी P3 जो है वो P1 डैश से ज्यादा है और P1 डैश जो है P2 डैश से ज्यादा है, यानी सबसे ब्राइट कौन होगा इसमें? 25 वॉट वाला बल्ब। आगे बस समझ? हाँ सर। तो भैया ऐसे याद रखो, अगर सीरीज में मान लो कई सारे बल्ब लगे हैं तो जिसके अक्रॉस वॉट रेटिंग में जिसके अक्रॉस पावर सबसे कम होगी वो सबसे ब्राइट होगा सीरीज में जब भी लगाएंगे। हाँ सर, समझ गया। नेक्स्ट हमारे पास में व्हीट स्टोन ब्रिज। तो लिख लिया ना? हाँ सर, हो गया। तो ये इस तरह का ये एक नेटवर्क है, ये इस तरह का नेटवर्क होता है। मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है ना, जो डिफ्लेक्शन को दिखाता है या करंट भी मेजर कर सकते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये A, B, C और ये D है। अब इसमें क्या होगा, यहां से मान लो आई करंट गया, ये आई करंट पर बाइफरकेट होगा। इसमें मैंने मान लिया कि I1 गया, इसमें मैंने मान लिया कि I2 गया, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया कि I3 गया। इसमें कितना जाएगा फिर? इसमें जाएगा I1 माइनस I3। यहाँ से I1 माइनस I3 आया, यहाँ से I2 आ रहा है। इसमें कितना जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस I3, और ये दोनों मिला के वापस से कितना करंट देंगे? I1 प्लस I2 जो कि I के इक्वल है। तो सर्किट कंप्लीट हो गया, क्योंकि जितना करंट बैटरी ने दिया वापस उतना उस बैटरी के अंदर आ रहा है। ठीक है? यस सर। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक कंडीशन निकालेंगे। जब क्वेश्चन करने जाएंगे पहले वो कंडीशन देखेंगे। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो हम लोग मानेंगे कि जो अभी जैसे भी इसमें मैं बताऊंगा आपको, तो फिर हम मानेंगे कि उस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। ठीक है, ऐसा हम समझेंगे। मतलब ये भी होगा
कि करंट नहीं है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस तो है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कहने का ये है कुल मिला के हम लोग क्या करेंगे यहाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में बात करेंगे। तो बैलेंस कंडीशन में बात करने का मतलब है कि अगर मैं बी और डी का पोटेंशियल को सेम कर दूं तो गैल्वेनोमीटर जो होगा उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसका अपना क्या होगा, ये रेजिस्टेंस लेस नहीं होता है गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस होगा उसका। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लेस वायर हुआ बी और डी के बीच में, तब तो बी और डी का पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेस वायर है ना। ये बात समझ में आ रही है ना, रेजिस्टेंस लेस वायर का रेजिस्टेंस जीरो मतलब कोई दो पॉइंट के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं है, तो फिर उस सब जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। हाँ हाँ सर। है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक पहले एक कंडीशन निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे, उस कंडीशन के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। तो क्या होगा, बी और डी का पोटेंशियल, बी और डी का पोटेंशियल क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने को वो कंडीशन मिलेगी। तो जैसे बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा तो रेजिस्टेंस वहां है, तो करंट फिर क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, अगर ये जीरो है और आर जीरो नहीं है तो फिर आई को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो I1 माइनस I3 क्या हो जाएगा, फिर वहां जीरो हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो सर्किट बना ही लेते हैं, है ना, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले ब्रांचेस के हिसाब से लिखते हैं। तो VA माइनस VB क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 R1, VA माइनस VD क्या लिख सकते हैं, I2 R2, VB माइनस VC क्या लिखेंगे, I3 R3, और VD माइनस VC हम लिखेंगे I1 I2 माइनस I3 इंटू R4, ऐसा लिख सकते हैं। हम शुरू लगा दें मैंने हर ब्रांच पर। हाँ सर। लिख लो पहले इसमें। लिख लिया। हाँ सर। मैं फिगर हटा रहा हूँ, मैं यहाँ से फिगर हटा दो ना। हम्म। हाँ सर।
तो इफ वी बी इक्वल टू अगर बी डी है, इफ वी बी इक्वल टू बी डी है, देन I1 माइनस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि है ना, क्योंकि ओम्स लॉ लगाया मैंने, क्योंकि R तो 0 है नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में I1 इक्वल टू I3 हो गया, तो देयरफॉर I1 इक्वल टू I3, तो हमारे पास आ जाएगा फिर ये VA माइनस VB, इस वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा I2 R2, और ये तो हमें मालूम ही है, और ये इक्वल टू हो जाएगा I1 R1, तो यहाँ से अपने को I1 बाई I2 इक्वल टू मिलेगा R2 बाई R1, इक्वेशन नंबर 1। फिर इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VC, और ये इक्वल टू हो जाएगा I2 R4, है ना, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल टू I3 R3, क्योंकि I3 क्या है यहाँ, I1 ही तो है, तो I1 R3, तो I1 बाई R2, सॉरी I1 बाई I2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में R4 बाई R3, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल ही है। तो सिंस 1 इक्वल टू 2, तो हमारे पास आ गया R2 बाई R1 इक्वल टू R4 बाई R3, या R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, तो ये होगी बैलेंस्ड कंडीशन। देख लिया,
हाँ सर। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल है, इसमें एक नोट भी लिखवा देता हूं मैं। नोट ये है कि जो बैटरी है और गैल्वेनोमीटर है वो एक्सचेंजेबल है। तो ये अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इनको आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो व्हेन दी Wheatstone bridge is in balanced condition, then battery and galvanometer when the Wheatstone bridge is in balanced condition, then battery and galvanometer can be exchanged. ठीक है, balanced condition will remain same. देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया है, ये रेजिस्टेंस है, ये V है, ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, ये A, ये B, ये C और ये D है। कंडीशन हमारे पास में R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 है ना, यानी इसका मतलब बैलेंस कंडीशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा रहा हूँ। ये A, ये B, ये C और ये D है, और बैटरी यहाँ लगा देंगे। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। हमने कैसे देखा, देखो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। तो यहाँ कैसे देखेंगे, R2 डिवाइडेड बाई R4 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R3 है कि नहीं, वही तो कंडीशन आ गई। देखो तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। तो अब A और C का पोटेंशियल क्या हो गया, इस केस में सेम हो गया। वहां B और D का पोटेंशियल सेम था, है ना। तो यहाँ VB इक्वल टू VD था और यहाँ VA इक्वल टू VC हो जाएगा। लिख लो इसको। तो लेकिन इसमें करंट तो चेंज हो जाएगा ना? हाँ, करंट चेंज हो जाएगा। नहीं, करंट भी कहाँ चेंज हो रहा है,
अच्छा, वहाँ R1 प्लस R2 करंट चेंज हो जाएगा। हाँ, देख लिया। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, मान लो कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 15 ओम है, और ये 30 ओम है, और ये मान लेते हैं 5 ओम है। ठीक है, और ये मान लेता हूँ मैं 12 वोल्ट की बैटरी। हमें हर एक में करंट चाहिए। ठीक है, यानी हर ब्रांच में, तो ए, बी, सी और डी। आप यहाँ देखो बी और डी का पोटेंशियल सेम है। कैसे कि 2/15 इक्वल टू 4/30 है, यानी ये बैलेंस कंडीशन में है। ये क्या हो गया, बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब बी और डी में तो करंट जा ही नहीं रहा है, बीडी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, 0। इसका मतलब यहाँ से करंट I1 गया, वही करंट I1 यहाँ से जाएगा, इसमें I2 गया, यहाँ से करंट I2 गया, और वापस इसमें I आ जाएगा, क्योंकि I इक्वल टू I1 प्लस I2 था। तो एक लूप तो ये बना लो, एक लूप ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और दूसरा लूप ये बन जाएगा, I1 I2 मिल जाएगा। पहले उस लूप की बात करेंगे, तो -12 प्लस 2I1 प्लस 4I1 इक्वल टू 0, यानी I1 इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर। दूसरा लूप बनाएंगे, तो -12 प्लस 15I2
प्लस 30I2 इक्वल टू 0 कितना हो गया 45 यानी I2 इक्वल टू 12/45 यानी 4/15 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आ गया I इक्वल टू 2 प्लस 14/15 यानी 34/15 एम्पियर। ये आंसर है। टोटल करंट ये आ गया, इंडिविजुअल में ये करंट आ गया और इस वाले में करंट जो कि 0 है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। सर मैंने मतलब बहुत बार देखा है कि वो ऐसे क्वेश्चंस में वो जैसे 4 और 30 है तो उनको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब वो रेशियो उल्टा कर देते हैं। मतलब सर जैसे इस क्वेश्चन में 4 की जगह 30 डाल देंगे और 30 की जगह 4। हाँ तो सर जब वैसे केसेस होते हैं तो हमको पूरा केवीएल लगा के करना पड़ता है कि कुछ और भी तरीका होता केवीएल लगा के करना पड़ेगा, या फिर अभी वो भी एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। डेल्टा स्टार कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन, तो उससे भी आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डेल्टा स्टार कन्वर्जन। सर ये जो मोतासिम कंडीशन बोला ना उस पे हाँ? एचसी वर्मा ये कंडीशन एचसी वर्मा में उस पे क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने मतलब एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था उसमें कि वो ऐसे क्वेश्चन में एक कंसेप्ट लगता है कि जो डायरेक्ट जैसे हम इसमें डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, वैसे उसमें भी कुछ तो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला जैसा कुछ तो है। वो कंसेप्ट मतलब मुझे अभी याद नहीं है। फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, या तो निकल कुछ के तो आएगा मतलब ना, वो कंसेप्ट लगा है उसको याद कर लो। और नहीं याद है तो डेल्टा स्टार कन्वर्जन से मैं आपको बता दूंगा, आप उससे कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए फिर आज इतना ही। और इसका भी क्वेश्चन करना शुरू कर दो आप, क्योंकि वो तो हो गया ना आपका ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया ना। हाँ उसका और उसका एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया होगा ग्रेविटेशन का, हाँ सर। है ना। तो ठीक है, देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको टाइम कब डिस्कस करना है उनको। और इसका भी आप करना शुरू कर दो जो जो पढ़ा दिया है एक्सरसाइज 1 से। ठीक है ठीक है सर। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।